Today's class is class 12th economics chapter 12 part 2 unit 5 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार संतुलन मार्केट इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। So let's start today's class. फर्स्ट पॉइंट इज मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि हो तो क्या होगा, संतुलन कीमत पर संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पढ़ते हैं। बाजार मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि होने के कारण वस्तुओं की संतुलित मात्रा में वृद्धि अवश्य होगी। अगर मांग और पूर्ति दोनों एक साथ बढ़ जाएं तो जो हमारी संतुलन मात्रा वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हर हाल में बढ़ेगी। परंतु कीमत में क्या परिवर्तन होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि होती है या बराबर वृद्धि होती है या मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि होती है। अतः मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन से संतुलन कीमत के प्रभाव के संबंध में तीन स्थितियां हो सकती हैं, तीन सिचुएशन हो सकती है। पहली, जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि हो, यानी कि जो डिमांड है वो सप्लाई के ज़्यादा बढ़ जाए। भाई सप्लाई बढ़ी हमारी 10 इकाइयाँ, डिमांड बढ़ गई हमारी 15 इकाइयाँ, तो हमारी मांग में पूर्ति तुलना में ज़्यादा वृद्धि हो तो क्या होगा। सेकंड, जब मांग और पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि हो, जो मांग और पूर्ति डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वली बढ़ जाए तो क्या होगा। एंड थर्ड सिचुएशन इज जब मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि होती है, तो डिमांड है सप्लाई की तुलना में कम बढ़े। फॉर एग्जाम्पल भी डिमांड हमारी बढ़ी केवल 10 लेकिन सप्लाई है वो हमारी बढ़ गई 15, यहाँ दोनों में 10-10 इकाइयों की वृद्धि क्या होगा। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी संतुलन मात्रा है वो अवश्य ही बढ़ेगी। हमने सिचुएशन देखने की जरूरत नहीं, चाहे फर्स्ट सिचुएशन हो चाहे सेकंड हो या थर्ड हो, संतुलन मात्रा अवश्य ही बढ़ेगी। लेकिन जो हमारी संतुलन कीमत है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ, आपने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में डालना है, उसको अच्छे से समझना। उसके बाद सारे क्वेश्चन का तीनों सिचुएशन ये और 3 सिचुएशन जब मांग और पूर्ति में एक साथ कमी हो, यानी 6 सिचुएशन आप अगले 2 मिनट में सीख जाएंगे अगर आपने ये नेक्स्ट लाइन है वह समझ में आ गई। भाई बाजार का सिंपल सा रूल है, किसी वस्तु की डिमांड 10 है, सप्लाई 10 है, दोनों बराबर हैं, तो जो भी उसकी कीमत होगी, मान लीजिए 5 रुपये कीमत है तो उसके 5 रुपये जो प्राइस है वो निर्धारित हो जाएगा। इतनी बात सिंपल है कि भाई मांग भी 10 इकाइयाँ हैं, पूर्ति भी 10 इकाइयाँ हैं, तो जिस कीमत पर ये होती हैं वहाँ पर हमारी संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा है, संतुलन पूर्ति, संतुलन मांग, सब कुछ हमारा डिसाइड हो जाता है। क्लियर। अब छोटी सी चीज़ जो हमने सोचनी, क्या भाई इसी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि डिमांड है वो 15 हो गई लेकिन पूर्ति केवल 10 है, तो यहाँ पर बाजार में मांग करने वाले क्या है 15 हो गए, जबकि उस बाजार में वस्तुएं केवल 10 हैं। तो 5 व्यक्ति ऐसे रहेंगे जिनको ये वस्तु नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली इसका प्राइस बढ़ाएंगे। वो ये बोलेंगे कि वो 5 दे रहा है, मैं 6 रुपये दे दूंगा लेकिन ये वस्तु मुझे दे दे। इसी तरह दूसरा आके ये बोलेगा कि 5 दे रहे हो, बाकी मैं आपको 7 दूंगा लेकिन वस्तु मुझे दे दे। तो अगर डिमांड ज़्यादा हो, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में मांग ज़्यादा हो जाए, पूर्ति कम है, तो प्राइस है वो बढ़ेगा। अब इसका उल्टा करते हैं कि मांग केवल 5 इकाइयाँ हैं, बाजार में बिकने के लिए आ रही हैं 10 इकाई, तो मांग 5 है तो केवल 5 ही विक्रेता ऐसे होंगे जिनकी वस्तु है वो बिकेगी, बाकी 5 की वस्तु बिना बिकी रह जाएगी। तो वो क्या करेंगे, वस्तु खराब होगी, उनकी पूंजी फंसी हुई, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को डाउन करेंगे। वो ये बोलेंगे कि भाई ये 5 रुपये में दे रहा, मैं 4.5 में दे दूंगा लेकिन मेरे से वस्तु खरीद ले। दूसरा उत्पादक या विक्रेता ये बोलेगा कि ये 4.5 में दे रहा, मैं 4 में दे दूंगा लेकिन तू मेरी वस्तु खरीद ले। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस कम होगा। तो गोल्डन रूल ये है, गोल्डन रूल क्या है कि अगर मार्केट में मांग ज़्यादा हो जाए, चाहे दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हो, मांग ज़्यादा है तो कीमत बढ़ेगी, मांग कम है पूर्ति ज़्यादा है तो कीमत घटेगी, दोनों बराबर हैं तो प्राइस में नो चेंज। तो इस सिचुएशन को यदि हम देखें, जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि हो, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा, अप होगा।
मांग और पूर्ति में बराबर वृद्धि है तो प्राइस है वो इक्वल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि होती है, मांग में कम वृद्धि हुई है तो प्राइस है वो डाउन जाएगा। सेम यही रूल हमारी सिचुएशन बी में लागू होगा जब दोनों में एक साथ कमी हो। फिलहाल हम अध्ययन कर रहे हैं जब मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि हो तो क्या होता है। जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि, मांग में ज्यादा वृद्धि हो रही है, पूर्ति में कम वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, मांग ज्यादा हो रही है तो प्राइस डेफिनेटली प्राइस है अप होगा, और क्वांटिटी है वो तो बढ़नी है, क्योंकि जब मांग पूर्ति में एक साथ वृद्धि हो तो क्वांटिटी तो हमेशा ही बढ़ेगी। प्राइस डिपेंड करता है कि डिमांड कम है या ज़्यादा है। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस है वो अप होगा। अब इसको एक ग्राफ से सीखते हैं। जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। संतुलन मात्रा तो हर एक सिचुएशन में बढ़ेगी, संतुलन कीमत भी बढ़ेगी। इसे निम्न रेखा चित्र से समझाते कैसे। स्टार्ट करते हैं ग्राफ। एक ग्राफ को सीख लिया हमने, आगे आने वाले 5 ग्राफ को और हम सीख लेंगे। ये हमारे ओ वाई पर हम शो करेंगे क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई को, ओ वाई पर हम करते हैं प्राइस को। ये हमारा हो गया डी कर्व, ये हो गया हमारा एस एस कर्व, दोनों का संतुलन बिंदु हो गया P। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी। यहां पर संतुलन प्राइस ओ P है, संतुलन कीमत है वो O। तो ये हमारा बेस डायग्राम है, बेसिक ग्राफ है, ये हर एक सिचुएशन में ऐसा ही होगा। अब सिचुएशन बदलते हैं कि मांग में पूर्ति की तुलना में वृद्धि हो तो जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो वो इस तरफ बढ़ती है, और जब हमारी सप्लाई बढ़ेगी इस तरफ बढ़ेगी। तो हमने क्या करना है, मांग में ज़्यादा परिवर्तन दिखाना और पूर्ति में कम परिवर्तन दिखाना। मांग में हम ज़्यादा परिवर्तन दिखा देंगे, हमारा नया वक्र आ गया D1 और D1। सप्लाई में हमने थोड़ा परिवर्तन दिखाना डिमांड की तुलना। सप्लाई कर्व आ गया हमारा नया S1 और S1, ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं। नया संतुलन बिंदु आ गया हमारा E1। तो इस स्थिति में हमारा संतुलन प्राइस बढ़कर कितना हो गया P1, संतुलन मात्रा बढ़कर कितनी हो गई हमारी Q1। तो ये हमारा ग्राफ है कि जब मांग में पूर्ति तुलना में, ये देखने मांग में हमने परिवर्तन दिखाया इतना, जबकि पूर्ति में हमने परिवर्तन दिखाया थोड़ा, क्योंकि मांग ज्यादा दिखानी है ग्राफ में। तो जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत तो हर एक सिचुएशन में ही बढ़ेगी, संतुलन कीमत भी बढ़ जाएगी सिचुएशन में, क्योंकि मांग ज्यादा है, मांगने वाले ज्यादा आ रहे हैं, बाजार में वस्तु है नहीं तो क्या करेंगे, रेट बढ़ाएंगे, फिर मैं उसे 1 रुपया फालतू दे दूंगा चीज मुझे। तो दिस इज द बेसिक ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ समझ में आ गया, ये व्याख्या समझ में आ गई तो ये मान लीजिए आपको आज का पूरा टॉपिक है वो समझ में आ गया। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दे। नाउ मूव टू सेकंड सिचुएशन, मांग और पूर्ति में दोनों में बराबर वृद्धि हो। तो जब मांग और पूर्ति में बराबर वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती, परंतु संतुलन मात्रा है वो बढ़ जाती है। ग्राफ से स्पष्ट करते हैं हम। ये हमने ओ एक्स पर क्वांटिटी को दर्शा दिया, ओ वाई अक्ष पर हमने प्राइस को दर्शा दिया, डी हमारा आरंभिक मांग वक्र है, एस हमारा आरंभिक पूर्ति वक्र है। संतुलन बिंदु आ गया हमारा ये ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते तो संतुलन बिंदु आ गया हमारा ई। संतुलन कीमत ओ पी आ गया, संतुलन मात्रा आ गई हमारी ओ क्यू। अब हमने दिखाना है मांग और पूर्ति में बराबर वृद्धि, तो डिमांड में जितना परिवर्तन है उतना सप्लाई में परिवर्तन दिखा। तो ये हम डिमांड में जितना गैप आपने ध्यान रखना, जितना डिमांड का वक्र में वृद्धि करें तो हमारा डिमांड कर्व आ गया नया D1, उतना ही हम सप्लाई में परिवर्तन कर देंगे। क्या आ गया हमारा सप्लाई कर्व S1, नया संतुलन बिंदु आ गया हमारा E1। तो यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमारे संतुलन प्राइस में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन संतुलन मात्रा है
वो बढ़कर OQ1 हो जाती है जब मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि होती है। जब मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत है वो कम हो जाती है तथा संतुलन मात्रा बढ़ जाती है। संतुलन मात्रा तो जैसा मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, मात्रा तो हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और कीमत डिपेंड करती है डिमांड पर। तो इसको एक ग्राफ से समझाते हैं। इकोनॉमिक्स में ग्राफ का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो विद्यार्थी है ग्राफ का अभ्यास वो जरूर करें। यदि आपका ग्राफ सही है तो आप उसमें आपको ग्राफ समझ में आ जाता है तो आप उसकी व्याख्या भी आसानी से कर सकते हैं। और जो टीचर्स होते हैं आमतौर पर आपके ग्राफ ही देखते हैं। ये माना जाता है कि जिस बच्चे ने ग्राफ सही बनाया उसने व्याख्या अपने आप सही की होगी। तो ग्राफ को पूरा करते हैं। OX पर हमारी क्वांटिटी, OYX पर हमारी कीमत, DD हमारा मांग वक्र, SS हमारा पूर्ति वक्र। ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं तो हमारा OP संतुलन कीमत हो जाएगी और O हो जाएगा हमारा संतुलन मात्रा। अब चेंज करना है हमने। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जब मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि, मांग में हमने कम वृद्धि दिखानी और पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि दिखानी। मांग में वृद्धि हमारी ऊपर की तरफ होगी तो मांग में हमने दिखानी कम वृद्धि। तो ये हमारा नया मांग वक्र हो गया D1 और D1। सप्लाई में हमने उससे ज़्यादा वृद्धि दिखानी है। सप्लाई को दिखा दो S1 नया सप्लाई, नया संतुलन बिंदु हो गया हमारा ये E1 पर यदि हम इसको बढ़ाएं तो हमारा संतुलन प्राइस है वो घटकर हो जाएगा OP1। संतुलन मात्रा है वो घटकर हो जाएगी OQ1। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। तो जैसा हम देख पा रहे हैं जब मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि, यहाँ पर मांग में वृद्धि हुई केवल इतनी, जबकि पूर्ति में वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा होगी। पूर्ति ज़्यादा यहाँ पर तो क्या होगा, प्राइस है वो घट जाएगा, परंतु संतुलन मात्रा है वो हमेशा बढ़ेगी। कब? क्यों? दोनों में एक साथ वृद्धि। हमारी फर्स्ट सिचुएशन होगी जब मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि हो तो क्या हो। अब हम सीखेंगे जब मांग और पूर्ति में एक साथ कमी हो तो क्या होगा। बिल्कुल इसका सेम सिचुएशन अगर पिछली वाले समझ में आ गए तो इसमें हमने कोई भी दिक्कत नहीं होनी। जस्ट लाइक ए बटर, ये बिल्कुल मक्खन जैसा टॉपिक हो जाएगा। तो अब हम करेंगे सिचुएशन बी का अध्ययन। जब मांग और पूर्ति में कमी एक साथ कमी हो तो क्या होगा। तो पिछले मैंने पढ़ा था दोनों में वृद्धि हो तो संतुलन, जो संतुलित मात्रा होती है वो हमेशा बढ़ती ही है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, संतुलन मात्रा हमेशा कम ही होगी। और संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एज यूजुअल डिपेंड करेगा कि डिमांड पर। डिमांड ज़्यादा है सिचुएशन में या डिमांड सप्लाई की तुलना में कम है। ओके, पढ़ते हैं अब। जब मांग और पूर्ति में एक साथ कमी होती है तो संतुलन मात्रा अवश्य ही कम होगी, यानी संतुलन मात्रा तो कम होनी ही होनी है। संतुलन कीमत पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि मांग में पूर्ति की तुलना में कितनी कमी हुई है। अतः इस संबंध में भी 3 सिचुएशन है वो हो सकती है। पहली सिचुएशन, जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक कमी है, जो मांग है पूर्ति की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो जाए। जब मांग और पूर्ति दोनों में बराबर कमी हो और जब मांग में पूर्ति की तुलना में कम कमी हो तो यहाँ पर मांग है वो हमारी ज़्यादा रहेगी। तो इन सिचुएशन का अध्ययन क्या करेंगे। जो हमारी क्वांटिटी है वो तो तीनों सिचुएशन में ही कम होगी। संतुलन प्राइस, यानी जो प्राइस है, प्राइस के लिए गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था, हमने डिमांड को देना है। इस सिचुएशन में मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक कमी है, डिमांड कम है तो प्राइस भी कम हो जाएगा। दोनों बराबर है तो प्राइस में होगा नो चेंज। और यदि मांग में पूर्ति की तुलना में कम कमी होती है तो इस सिचुएशन में डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस है वो अप होगा। अब इसको ग्राफ की सहायता से समझते हैं, बढ़ते हैं आगे। सिचुएशन फर्स्ट, जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक कमी होती है। जब मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक कमी होती है, मांग इतनी नीचे जा रही है जबकि पूर्ति केवल इतनी कम हुई है
तो संतुलन कीमत भी कम होती है और संतुलन मात्रा भी घट जाता है। संतुलन मात्रा तो हर एक सिचुएशन में घटेगी, तीनों में ही। कीमत डिपेंड करती है डिमांड पर, डिमांड ज्यादा कम हो रही है, मतलब मार्केट में डिमांड तो बची ही नहीं, सप्लाई इस सिचुएशन में ज्यादा है तो प्राइस है वो कम होगा। कैसे, ग्राफ से देख, ओ एक्स अक्ष पर हमने क्वांटिटी दर्शा दी, ओ वाई अक्ष पर हम प्राइस को दर्शा देंगे, डी डी हमारा मांग वक्र है, एस एस हमारा सप्लाई वक्र, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, अतः संतुलन जो कीमत होगी वो ओ पी निर्धारित होती है, संतुलन मात्रा है वो ओ क्यू निर्धारित होती है। अब हमने चेंज करना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बोल रहा है कि मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक कमी, यानी मांग में ज्यादा कमी हो, पूर्ति में कम कमी हो, तो मांग में कमी को इस डायरेक्शन में दिखाया जाता है। तो मांग में हमने ज्यादा परिवर्तन दिखाना, मांग में ज्यादा कमी दिखानी, तो ये हमारा नया मांग वक्र हो गया D1 D1। सप्लाई में हमने कम कमी दिखानी, तो सप्लाई हमारी इस तरफ कम होगी, सप्लाई में हम कम परिवर्तन दिखा, नया सप्लाई कर्व हो गया हमारा S1 S1। ये दोनों यहाँ पर संतुलन बिंदु E1 पर काट रहे हैं, बिंदु पर हमारा संतुलन प्राइस घटकर OP1 हो जाएगा और संतुलन मात्रा भी घटकर OQ1 हो जाएगी। तो जब मांग और पूर्ति में दोनों में एक साथ कमी हो तो संतुलन मात्रा तो अवश्य ही घटेगी और कीमत डिपेंड करती है मांग पर। मांग में बहुत ज़्यादा कमी हो रही, पूर्ति में कम कमी हुई, तो इस सिचुएशन में पूर्ति बाजार में पूर्ति ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, मांग बिल्कुल ही खत्म हो गई तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो जब मांग और पूर्ति दोनों में बराबर कमी हो तो क्या होगा, संतुलन कीमत तो हम पढ़ चुके हैं कि कम होनी ही होनी है, प्राइस डिपेंड करता है डिमांड पर। यहाँ पर दोनों में बराबर कमी हो रही है तो प्राइस में हमारा होगा नो चेंज। कैसे, ग्राफ से सीखते हैं। ये हमने ओ एक्स अक्ष पर हमने मात्रा को दर्शा दिया, ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत को दर्शा दिया, डी डी हमारा मांग वक्र है, एस एस हमारा पूर्ति वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, इसलिए संतुलन जो कीमत है वो पी निर्धारित हो जाएगी, संतुलन मात्रा है वो ओ क्यू निर्धारित हो जाएगी। अब हमने देखना है कि दोनों में एक साथ कमी हो तो क्या होगा, दोनों में एक साथ कमी हो तो संतुलन मात्रा तो घटनी ही घटनी है, कीमत है वो बराबर है। कैसे, डिमांड को घटाएंगे, डिमांड हमारी घटती इस डायरेक्शन, जितनी हमने डिमांड घटाई सप्लाई हमारी घटती है इस डायरेक्शन में, उतनी ही हम सप्लाई है वो घटा देंगे। नया डिमांड कर्व D1 नया सप्लाई कर्व S1 ये दोनों एक दूसरे को E1 बिंदु पर काट रहे हैं, तो संतुलन कीमत हमारी उतनी की उतनी होगी, परंतु संतुलन मात्रा है घटकर OQ1 हो जाएगी। तो संतुलन मात्रा तो जब दोनों में एक साथ कमी हो तो संतुलन मात्रा तो हमेशा कम होनी ही होनी है, प्राइस एज यूजुअल डिमांड डिपेंड करेगा। नाउ द लास्ट ग्राफ फॉर द डे, मांग पूर्ति में एक साथ कमी की हमारी थर्ड सिचुएशन है, जब मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक कमी हो जाए तो बार बार जैसे हम रिपीट करें, क्वांटिटी तो कम होनी ही होनी है, प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक कमी होगी, मांग घटी हमारी केवल इतनी, पूर्ति बिल्कुल ही घट के खत्म होने के बराबर होगी, मतलब कमी होगी। तो फिलहाल मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होगी, बहुत कम होगी, तो प्राइस है वो अप होगा। पढ़ते हैं, जब मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक कमी हो तो संतुलन कीमत है वो बढ़ जाएगी, क्यों, पूर्ति तो अधिक कम हो गई, मांग उतनी ही रही है, बहुत कम कमी हुई मांग में, तो कीमत है वो बढ़ जाएगी, तथा संतुलन मात्रा वो घट जाएगी। संतुलन मात्रा तो हर सिचुएशन में घटेगी, कौन सी किसकी सिचुएशन में, जब दोनों में एक साथ कमी हो। ग्राफ से इसको सीखते हैं। हमारा ओ एक्स कर्व पर हमने क्वांटिटी दर्शा दिया, ओ वाई अक्ष पर हमने प्राइस को दर्शा दिया, डी डी हमारा मांग वक्र हो गया, एस एस हमारा सप्लाई
कर्व हो गया, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। संतुलन प्राइस ओपी क्यू निर्धारित। अब हमने करना है चेंज इसमें। मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक कमी हो, मांग कम घटे और पूर्ति ज्यादा घटानी हमने, तो मांग घटेगी हमारी इस तरफ, तो मांग को घटा दो, ये नया मांग वक्र हो D1। पूर्ति में ज्यादा कमी दिखानी, पूर्ति हमारी इस डायरेक्शन में घटेंगे, पूर्ति को हम बहुत ज्यादा कमी, नया कर्व हो गया S1 S1, ये दोनों कहाँ काट रहे हैं यहाँ पर, तो नया संतुलन बिंदु हो गया हमारा E1। तो इस स्थिति में क्या हुआ, प्राइस बढ़कर हो गया हमारा OP1, संतुलन मात्रा है वो घटकर हो गई OQ1। तो जब मांग और पूर्ति में एक साथ कमी हो तो संतुलन मात्रा तो हमारी हर सिचुएशन में घटनी ही घटनी है, और कीमत है वो हमारी बढ़ जाएगी। इस तरीके से हमारे ये 6 सिचुएशन हो जाती हैं। अब हम करते हैं हमारा आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक, समय तत्व और संतुलन कीमत। अब तक हमने मांग को स्थिर रख के पूर्ति में चेंज करके पढ़ लिया, पूर्ति को स्थिर रख के मांग में चेंज का संतुलन कीमत पर प्रभाव पढ़ लिया, दोनों को एक साथ बढ़ा के क्या प्रभाव पड़ता हमने उसका अध्ययन कर लिया, दोनों को एक साथ घटा दिया मांग और पूर्ति को, संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझ लिया। अब हम लास्ट फैक्टर उठा रहे हैं कि समय का क्या प्रभाव पड़ता है कीमत और मांग पर, संतुलन कीमत पर, संतुलन मात्रा पर। लेट्स स्टार्ट। एक उद्योग द्वारा संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित की जाती है जिस पर मांग व पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। बार बार पढ़ते आ रहे, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं वहां पर हमारी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा निर्धारित हो जाती है। परंतु एक वस्तु की कीमत पर मांग का अधिक प्रभाव पड़ेगा या पूर्ति का, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मांग और पूर्ति को स्थिर होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए कितना समय मिल रहा है। प्रोफेसर मार्शल ने कीमत निर्धारण में समय अवधि के महत्व की विवेचना 3 प्रकार से की है। तो ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न बन गया। तो उन्होंने 3 टाइम पीरियड बताए। पहला है अति अल्पकाल या वेरी शॉर्ट पीरियड। अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को केवल उसके वर्तमान स्टॉक तक बढ़ाया जा सकता है। नाशवान वस्तुएं जिनका स्टोरेज नहीं किया जा सकता उनकी पूर्ति पूर्ण रूप से स्थिर होती है या पूर्णतया बेलोचदार होती। अतः इस स्थिति में कीमत निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अल्पकाल में जो प्रभाव पड़ता है वो मांग का प्रभाव पड़ता है। यदि मांग बढ़ गई तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी, मांग घट गई तो हमारी कीमत भी घट जाएगी। इस स्थिति में कीमत निर्धारण में पूर्ति है वो निष्क्रिय तत्व तथा मांग है वो सक्रिय तत्व होता है। यानी एक्टिव पार्ट कौन डिसाइड करता है, मांग। अति अल्पकाल में जो कीमत बाजार में प्रचलित होती है उसे बाजार कीमत भी कहते हैं। इसको आप ध्यान से रखें भाई सारे बच्चे, ये भी हमारा 1 नंबर का सवाल बनता है कि अति अल्पकाल में जो कीमत बाजार में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है बाजार कीमत। इसी वजह से अति अल्पकाल को बाजार काल भी कहा जाता है। सेकेंड पीरियड इज अल्पकाल, दैट इज नोन एज शॉर्ट पीरियड इन इंग्लिश, या इसको शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं। अल्पकाल समय की वह अवधि जिसमें केवल परिवर्तनीय साधनों का अधिक प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है। स्थिर साधन स्थिर ही बने रहते हैं। हमने उत्पादन के नियम वाले में पढ़ा था कि अल्पकाल में हमारे कौन से नियम लागू होते हैं, कारक के प्रतिफल, जबकि दीर्घकाल में होते हैं हमारे साधन के। तो इसमें क्या कंडीशन थी, जो उत्पादन का कम से कम एक साधन है वो अवश्य स्थिर रहेगा, बाकी परिवर्तनशील हो सकते हैं। तो अल्पकाल में जो हमने उत्पादन की मात्रा बढ़ानी, पूर्ति बढ़ानी है तो केवल परिवर्तनीय साधनों का प्रयोग करके ही बढ़ा सकते हैं। स्थिर साधन स्थिर ही बने रहते हैं। अल्पकाल में कीमत निर्धारण में पूर्ति का महत्व अति अल्पकाल की तुलना में अधिक होता है। हमने अभी पढ़ा था अति अल्पकाल में तो पूर्ति का कोई प्रभाव होता है नहीं, क्योंकि पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है। लेकिन अल्पकाल में अति अल्पकाल की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अति अल्पकाल में पूर्ति है कीमत निर्धारण का निष्क्रिय तत्व होती है, परंतु अल्पकाल में ये एक सक्रिय तत्व बन जाती है। फिर भी यहाँ पर एक कंडीशन है, फिर भी
कुछ साधन स्थिर होने की वजह से पूर्ति का कीमत निर्धारण में इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता जितना कि मांग का होता है। अल्पकाल में, ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो गया फिर से। अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे उपसामान्य कीमत भी कहा जाता है। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। स्पष्ट हम कर देंगे। हम जो हमारा सप्लाई कर्व है वो इसमें पूर्णतः बेलोचदार नहीं होता, लोचदार होता है, तो ये हमारा इस प्रकार का बन जाता है। डिमांड कर्व हमारा वही डी, जहां एक दूसरे को इन्होंने काटा वो हमारा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा। अब जैसा हमने पढ़ा कि पूर्ति का कीमत निर्धारण में इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता जितना मांग का होता, तो सेम वही, अगर मांग बढ़ गई तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी, अगर मांग हमारी घट गई तो कीमत भी हमारी घट जाएगी। तीसरा हमारा हो गया दीर्घकाल। दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें पूर्ति में मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुसार पूरी तरह परिवर्तन कर सकता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये जो पाठ हमारा 1-1 नंबर के प्रश्नों से, छोटे प्रश्नों से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भरा पड़ा है। अतः दीर्घकाल में पूर्ति को पूरी तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है और कीमत निर्धारण में इसका महत्व है बढ़ जाता है। जिस प्रकार कैंची के दोनों ब्लेड कपड़ा काटने में समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार दीर्घकाल में कीमत निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस संबंध में मार्शल ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला कि समय जितना ज्यादा होगा कीमत निर्धारण में पूर्ति का महत्व उतना ही बढ़ता जाएगा। कैसे? अति अल्पकाल में पूर्ति का कोई रोल नहीं होता, अल्पकाल में थोड़ा सा रोल होता है, ठीक है, थोड़ा सा मान लेते हैं इतना, लेकिन दीर्घकाल में बहुत ज्यादा महत्व होता है, यानी कि मांग के बराबर हम इसे बोल सकते हैं, है ना। दीर्घकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे सामान्य कीमत कहते हैं। मार्शल के अनुसार सामान्य कीमत वह कीमत है जो बाजार में उस समय प्रचलित होती है जब मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के समान होने का पूरा समय उन्हें मिल जाए। ये जो व्याख्या है सारे ग्राफों की व्याख्या हो जाएगी। OX पर क्वांटिटी, OY पर हमारा प्राइस। TD हमारा मांग वक्र, SS हमारा सप्लाई कर्व, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते तो संतुलन कीमत OP, संतुलन O, ये हो गया हमारा संतुलन। अब इसमें क्या होता है, मांग और पूर्ति को बराबर होने में इक्वल समय उन्हें मिल जाता है। तो ये संतुलन कैसे होता है? मान लीजिए कि संतुलन कीमत है वो निर्धारित हो गई OP1, तो यहां पर मांग कितनी है? मांग है हमारी Q1, जबकि सप्लाई कितनी हो जाती है हमारी यहां पर Q2। मांग केवल हमारी है इतनी, जबकि सप्लाई होगी हमारी OQ2। सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, प्राइस है वो कम होगी और अंत में वही निर्धारित हो जाएगी जहां पर इस संतुलन बिंदु है। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, मान लेते हैं कि हम प्राइस है वो OP निर्धारित होता है, OP2 निर्धारित होता है, तो इस बिंदु पर हमारी सप्लाई को ये यहाँ पे काट रहा है तो OQ1, जबकि मांग है वो होती है हमारी मांग ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस है वो बढ़ेगा और अंत में कहाँ पर जाके रुकेगा, जहां पर बराबर होती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ग्राफ की व्याख्या कैसे लिखेंगे। जो हमने काम किया है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिख दो। कैसे? अगर इस ग्राफ की हम व्याख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि रेखा चित्र में OX अक्ष पर हमने मात्रा को दर्शाया, OY अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया, DD हमारा मांग वक्र है, SS हमारा सप्लाई वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, अतः संतुलन बिंदु E होता है। इस बिंदु पर संतुलन कीमत हमारी OP और संतुलन मात्रा OQ निर्धारित होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ की व्याख्या है वो लिख जाएंगे। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है भाई, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण, उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत क्या होती है। एक प्रतियोगी वातावरण में वस्तु और सेवाओं की कीमत और मांग पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, हमने पढ़ लिया।
परंतु समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार विशेष वस्तुओं की कीमत को संतुलन कीमत के नीचे या ऊपर निर्धारित कर सकती है। सरकार विशेष वस्तुओं की कीमतों के उच्चतम स्तर तथा न्यूनतम स्तर को निर्धारित कर देती है कि भी कोई भी वस्तु एक्स वस्तु है वो इस कीमत से ज्यादा नहीं बिकेगी, वाई वस्तु है इस कीमत से कम पे नहीं बिकेगी। क्यों? विशेष वस्तुओं जैसे जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु की कीमत के उच्चतम स्तर को उच्चतम कीमत कहा जाता है। जो अनिवार्य वस्तु होती है उनकी कीमत को उच्चतम कीमत यानी एमआरपी निर्धारित कर देती है, इससे ज्यादा कोई नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि मांग पूर्ति की शक्ति के कारण तो वो कीमत इतनी ऊपर जाके डिसाइड होगी कि आम आदमी से खरीद ही नहीं पाएगा। इसका उल्टा कुछ वस्तुओं जैसे कृषि पदार्थों की कीमत का न्यूनतम स्तर को न्यूनतम कीमत कहते हैं। अब इनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं। उच्चतम कीमत क्या होती है? उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस कीमत से है जो उत्पादक को अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसे उस स्थिति में लागू किया जाता है जब जीवन के लिए नितांत आवश्यक वस्तुएं जैसे जीवन रक्षक दवाइयां, भोजन इत्यादि के बाजार में बहुत अधिक दुर्लभता पाई जाती है। उच्चतम कीमत निर्धारित करने का एक कारण यह है कि इन वस्तुओं के संतुलन कीमत के बहुत अधिक बढ़ जाने की संभावना होती है। अब कोई इंपॉर्टेंट दवाई है, अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कोरोना की दवाई मार्केट में बिकने लग जाए तो लोग बाग हैं क्या करेगी जनता, एकदम टूट के पड़ेगी, ब्लैक में खरीद के लाएगी। उनको भी मैं 100 रुपये का इंजेक्शन है भाई मैं 150 लूंगा दे दूंगा, तू मुझे लगा दे। दूसरा आगे बोलेगा मैं 200 दे दूंगा लेकिन इंजेक्शन मुझे लगा दे। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ता जाएगा और वो एक आम आदमी है, गरीब आदमी, उसकी पहुंच से बाहर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन के लिए सरकार क्या कर देगी कि भाई कोई भी दुकानदार कोरोना का इंजेक्शन 100 रुपये से ज्यादा में नहीं बेच सकता। तो इसे बोला जाता है उच्चतम कीमत। तब पढ़ते हैं उच्चतम कीमत के प्रभाव। उच्चतम कीमत यदि प्रचलित कीमत के बराबर हो या उससे ऊपर निर्धारित कर दें तो अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यदि उच्चतम कीमत को बाजार कीमत से कम पर निर्धारित कर दिया जाए तो मांग आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मांग ज्यादा है इस चीज की। मांग आधिक्य वह स्थिति है जिसमें उच्चतम कीमत पर मांग पूर्ति से ज्यादा होती है। यहां से इंपोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अधिक मांग के कारण वस्तु चोर बाजार या काले बाजार में बिकने लगती है, ब्लैक मार्केट में बिकने लगती है। काले बाजार से अभिप्राय उस अवैध बाजार से है जिसमें किसी वस्तु को सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है। तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या करती है? इसे रोकने के लिए सरकार राशनिंग व्यवस्था को लागू करती है और वस्तुओं को सस्ती कीमत की दुकानों पर बेचा जाता है। जो हम ये राशन के डिपो देखते हैं उस ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए ही सरकार है वो खोलती है। न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कम से कम कीमत से जो उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए दी जाती है। आमतौर पर यह किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह कीमत दी जाती है। तो न्यूनतम कीमत किसानों को दी जाती है। किसानों को न्यूनतम आय देना क्यों जरूरी है? क्योंकि फसल के समय जब फसल कट के आती है, जैसे गेहूं कटाई का सीजन होता है, तो बहुत अधिक उत्पादन तथा बाजार में बहुत अधिक पूर्ति होने के कारण कृषि पदार्थों के दाम बहुत गिर जाते हैं। जो टमाटर हम 20 रुपये किलो 40 रुपये किलो खरीदते हैं, किसान जब बेचने जाता मार्केट में उसे 2 रुपये किलो का रेट भी नहीं मिलते। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसान की आय में बहुत अधिक उत्पादन होने के कारण बहुत अधिक कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति को ही बाहुल्यता में निर्धनता का विरोधाभास कहते हैं। ये 1 नंबर का सवाल हो गया। बाहुल्यता में निर्धनता का विरोधाभास क्या होता है कि जब किसान का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाए तो उत्पादन ज्यादा होने के कारण उसकी कीमत घट जाती है, तो किसान को जो नॉर्मल इनकम मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती और वो और ज्यादा गरीब हो जाता है। इसे बोला जाता है इंग्लिश में पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। न्यूनतम कीमत का प्रभाव। यदि न्यूनतम कीमत को प्रचलित संतुलन कीमत के बराबर या कम निर्धारित कर दे तो बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु न्यूनतम कीमत को प्रचलित संतुलन कीमत से अधिक निर्धारित कर दिया जाए तो पूर्ति आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूर्ति आधिक्य वह स्थिति है जिसमें न्यूनतम कीमत पर पूर्ति वो मांग से ज्यादा होती है। मांग आधिक्य मांग पूर्ति से ज्यादा हो, पूर्ति आधिक्य जब पूर्ति मांग से ज्यादा हो। सिंपल सा। न्यूनतम कीमत के ही आगे कंटिन्यू रखते हैं। पूर्ति आधिक्य के कारण कीमत में बहुत अधिक कमी आती है और न्यूनतम कीमत को निर्धारित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इस स्थिति से बचने के लिए यहां से हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समर्थन कीमत या स्पॉट प्राइस को न्यूनतम कीमत के पूरक के रूप में लागू किया।
तो न्यूनतम कीमत जब निर्धारित करती है तो सरकार एक समर्थन कीमत निर्धारित कर देती है। जैसे गेहूं का समर्थन कीमत है 1800 रुपये सरकार ने निर्धारित कर दिया, तो मार्केट में यदि 2000 रुपये मिल रहे हैं किसान को, तो मार्केट में बेच देगा अपने गेहूं को। मान लीजिए मार्केट में रेट हो गया 1500, तो मार्केट में न बेचकर वो किसे बेचेगा, वो सरकार को बेच देगा न्यूनतम कीमत पर। इसे ही बोला जाता है MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस। समर्थन कीमत उस कीमत को कहते हैं जिस पर सरकार किसानों के अधिक उत्पादन को स्वयं खरीदने के लिए वचनबद्ध होती है। यदि किसानों को खुले बाजार में उत्पादन की न्यूनतम कीमत न प्राप्त हो तो अपने उत्पादन को सरकारी एजेंसी के पास समर्थन कीमत पर बेच सकते हैं। समर्थन कीमत में न्यूनतम कीमत शामिल होती है। तो इस तरीके से दो कीमतें आती हैं। नियंत्रण कीमत, कंट्रोल प्राइस, जब वस्तु की कीमत को उसके संतुलन कीमत से निर्धारित से नीचे निर्धारित किया जाता है, कीमत से नीचे निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे विशेष जनसमूहों को वो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके। जैसे कि पहले मिट्टी का तेल होता था, चीनी होती थी, ये हमारे राशन के डिपो से मिलते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस इनका बहुत ज़्यादा था। गरीब आदमी, बिल्कुल जो कहते हैं बिल्कुल गरीब आदमी, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार उसे राशन के डिपो के माध्यम से सस्ती कीमतों पर देती थी। दूसरा, समर्थन कीमत, ये आमतौर पर किसानों को दिया जाता है। सरकार द्वारा संतुलन कीमत के ऊपर निर्धारित की जाती है, जिससे किसानों को न्यूनतम आय को सुनिश्चित करवाई जा सके। एज यूजुअल साल क्लास के एंड में मैं आपसे सेम वही चीज़ें कहना चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।